नमस्कार, मैं हूं नेहा पांडे और स्वागत करती हूं आप सभी का इंक पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल इंक हेयर पर। आज लेकर आई हूं आपके लिए एक और कहानी जिसे लिखा है मीरा सिन्हा जी ने। कहानी का शीर्षक है बेटियों का घर। ट्रेन तीव्र गति से चली जा रही थी। टीटी के जागने से उसकी नींद टूट गई। टीटी ने कहा, माता जी टिकट। वह शायद बहुत गहरी नींद में थी। उसको कुछ नहीं याद आ रहा था कि वह ट्रेन में कब बैठी और उसे कहाँ जाना है। टीटी ने दोबारा पूछा, माता जी टिकट। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। टीटी ने फिर कहा, माताजी शायद आप बहुत गहरी नींद में हैं। मैं 3 बार आपके पास से आकर जा चुका हूँ पर आप उठी नहीं। अब टिकट दिखा दीजिए। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला पर उसे कुछ याद नहीं आया। उसने टीटी से कहा, टिकट तो हमारे पास नहीं है। शायद मैं हड़बड़ी में ट्रेन पर चढ़ी होंगी। वैसे ये ट्रेन कहाँ तक जाती है? ये ट्रेन मथुरा तक जाती है पर आपको कहाँ जाना है? हाँ, याद आया, मुझे मथुरा ही जाना है। आप मेरा वहां तक का टिकट बना दीजिए। टीटी ने उसे हैरत भरी निगाह से देखा, फिर मथुरा तक का टिकट बनाकर उसे देकर आगे चला गया। वह पुनः बर्थ पर लेट गई और सोचने लगी। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा। घर की किचकिच से घबराकर ही वह स्टेशन चली आई थी और फिर मथुरा जाने वाली ट्रेन पर बैठ गई थी। वह ट्रेन उसी के स्टेशन से मथुरा के लिए चलती थी। वह अक्सर अपने पति से कहती थी, जब चारों बेटियों की शादी हो जाएगी तो हम लोग यहीं वृंदावन में रहकर अपना बुढ़ापा काटेंगे। उसके पति उसकी हाँ में हाँ मिलाते। वृंदावन में उन लोगों ने एक प्यारा सा कॉटेज खरीद भी लिया था। पर इस तरीके अकेले वृंदावन जाने की बात उसने कभी नहीं सोची थी। बहुत सुखी थी वह, पति प्यार करने वाला और प्यारी प्यारी 4 बेटियां। हालांकि बेटियों की माँ को तो संसार दुखी ही समझता है, पर वह इस दुख से अनजान थी। पति ने कभी उसे बेटी होने का ताना नहीं दिया। वह कहते, बेटी या बेटा में कोई फर्क नहीं होता, केवल यह इंसान की छोटी सोच है। उसे ही अक्सर पुत्रा भाव खलता। जब उसकी जेठानियां देवरानियां पुत्र का कोई व्रत रखती और वह किनारे खड़ी रहती, उस समय उन लोगों के चेहरे पर जो गर्व भाव होता, वह उसके अंदर एक हीनता का बोध कराता। तभी तो जब 3 बेटियों के बाद पति ने परिवार नियोजन का फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया था, तो उसी ने जिद करके एक चांस और लेने को कहा। कई वर्षों तक वे टालते रहे, पर एक दिन उसके मनोहार के सामने वह हार ही गए। पर हाय रे हतभाग्य, उसकी चौथी संतान भी लड़की ही हुई। उसकी इस असफलता पर देवरानी जेठानी मुंह दबाकर हंसती। उसे बहुत दुख होता, पर धीरे धीरे कब उस दुख के स्थान को गर्व ने ले लिया वह खुद न समझ पाई। उसकी बेटियां सुंदरता से लेकर पढ़ाई, खेलकूद, नृत्य, गायन सभी में बेमिसाल थीं। उसका घर ट्रॉफियों से भर गया। साथ ही पति का व्यापार भी दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा था। उसने अपने पुराने घर का पुनर्निर्माण करवाया, जहां उसे प्राचीनता और आधुनिकता के साथ साथ दर्शन होते थे। उस घर में जहाँ एक और बड़ी सी लॉबी थी, वहीं घर में प्रवेश करने के लिए बड़ी सी ड्योढ़ी थी। बीच में खूब बड़ा आंगन, आंगन के चारों तरफ बड़े बड़े कमरे, जिन्हें कमरा कहना अनुचित होगा, बड़े बड़े हॉल थे। ड्योढ़ी के बगल में ही बड़ा सा मंदिर बना था, जिसका दरवाजा भीतर बाहर दोनों ओर से खुलता था। कमरे में लगे छोटे छोटे साइड रूम, जो कि सामान्य कमरे के बराबर थे, और साथ में अटैच लेटरिन बाथरूम। लॉबी से ऊपर सीढ़ी गई थी, वहां भी 4 कमरे इसी भांति के थे। लॉबी, ड्योढ़ी और पूजा गृह। ऊपर खुली खुली लंबी छत, घर के आगे प्यारा सा बगीचा और पीछे स्विमिंग पूल। सब कुछ ही तो था। वैसे उसने अपने घर का नाम निलय रखा था, जो कि उसके परिवार के सभी सदस्यों के नाम के पहले अक्षर ही थे। नवल उसके पति थे, वहीं इशिता, लावण्या, आरुषि, यामी उसकी बेटियां थीं, और अनुराधा वह स्वयं थी। और उसका घर पूरे मोहल्ले में बेटियों का घर के नाम से जाना जाता था। उसके पति गर्व से उससे कहते, देखो मैं कहता था ना कि बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि बेटियां हर मामले में बेटों से अच्छी होती हैं। देखो ना हमारे भाई बेटों की परवरिश में कितनी तकलीफें झेल रहे हैं। किसी का बेटा पढ़ नहीं रहा है तो किसी का देर रात तक घर वापस आता है। किसी को कम उम्र में ही शराब सिगरेट की लत लग गई है तो किसी का बेटा शादी के बाद माँ बाप को पूछता नहीं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हम लोगों ने इनके परवरिश में थोड़ी भी तकलीफ नहीं झेली, और वृद्धावस्था में भी बेटों के माँ बाप की तरह कोई तकलीफ नहीं झेलेंगे, क्योंकि बेटियां अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं। धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो गईं। 3 बेटियों की उम्र में खास अंतर न था, अतः 5 वर्षों के भीतर ही उनकी शादी हो गई। अब बची छोटी बेटी यामी। उसके लिए तो जन्म से ही उन तीनों बहनों के दिल में बहुत मोहब्बत थी। मजाल है कि बाहरी क्या, वह और उसके पति भी उसके बारे में कुछ कह सकें। सारी बेटियां, दामाद, नाती नातिन जब सब इकट्ठे हो जाते तो घर स्वर्ग से भी सुंदर लगता। पर वह कहते हैं ना, समय परिवर्तनशील होता है। तो जहां 3 बेटियों की शादी में कोई समस्या नहीं आई, वहीं यामी की शादी में तमाम अड़चने आई। कहीं घर समझ में नहीं आता तो कहीं वर नहीं, और वर समझ में आता तो घर नहीं। और अंत में एक जगह बात पक्की हो गई। लड़का एमबीए पास एमएनसी में ठीक ठीक पोस्ट पर था। बहुत धनी तो नहीं था, पर मध्यम वर्गीय था। यामी की शादी भी हो गई, काफी दहेज दिया गया।
कार वगैरह सभी कुछ दिया गया था। हालांकि सभी बेटियों की शादी उन लोगों ने दिल खोल कर की थी, पर यामी की शादी में तो उसकी सभी बहनों का उत्साह देखते ही बनता था। सब कुछ उसके लिए नंबर वन आई थी, चाहे वह कार हो, जेवर हो, कपड़ा हो या कोई और चीज हो। अचानक एक दिन उसके पति की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। साथ ही रिसेशन का पीरियड शुरू हो गया, जिसमें यामी के पति की नौकरी चली गई। दो सदमे साथ साथ। उसे लगा अगर वह यामी के पति को अपने पति का कारोबार संभालने को कह दे तो दोनों की समस्या हल हो जाएगी और उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। उसने यामी के पति के सामने यह प्रस्ताव रखा और उसने स्वीकार भी कर लिया। यामी का पति उसके घर आकर उसके ससुर जी का कारोबार संभालने लगा और वहीं से उनके जीवन की त्रासदी शुरू हो गई। पहले तो ढके मुंहे स्वरों में ही था, फिर अन्य बेटी दामादों का विरोध सामने आया। कम से कम माँ हम लोगों से तो पूछ लेती, क्या हम लोग मना करते? पर इतने बड़े निर्णय की हम लोगों को कानो कान खबर नहीं। उसने कहा, इसमें मुझे पूछने जैसी कोई बात नहीं लगी। अभी अंशु, जो कि यामी के पति थे, उनको जरूरत थी और अभी मैं भी कारोबार संभालने की मनस्थिति में नहीं थी। कुछ दिन बाद उसे नौकरी मिल जाएगी और मैं भी तब तक कारोबार संभाल लूंगी। पर एक साल बीत गया, अंशु की नौकरी नहीं लगी। कहीं उसे पैकेज कम लगता, कहीं यामी को पसंद नहीं आता, और अगर उसे सब कुछ अच्छा लगता तो वह इंटरव्यू के लिए जाता तो कंपनी वाले उसे ना कर देते। और धीरे धीरे जो विरोध के स्वर ढके मुद्दे थे वह खुलकर सामने आ गए। कोई कहता, अंशु नौकरी करना ही नहीं चाहता, जब बैठे बिठाए सारी सुख सुविधा मिल जाए तो वह नौकरी क्यों करे। वह समझाना चाहती, अरे नहीं, इंटरव्यू देता तो है पर सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन होगा कैसे, सीधे हाई पैकेज वाली पोस्ट ही चाहते हैं, यह नहीं कि थोड़े कम से ही शुरू करें। अपने को बहुत योग्य समझते हैं, अगर इतने ही होते तो नौकरी क्यों जाती? क्या उस पीरियड में सबकी नौकरी चली गई थी क्या? फिर विरोध के स्वर और तीव्र हो गए जब अंशु ने अपनी गाड़ी के लिए गैराज बनवाया। अभी तक उसकी गाड़ी पोर्टिको में खड़ी होती और अंशु का कार गैराज में। प्राय अंशु बाहर जाने के लिए उसी की कार इस्तेमाल करता। हाँ, अगर उसे कभी यामी के साथ बाहर जाना होता तब, अथवा उसे कहीं खास जगह जाना होता तभी वह अपनी कार इस्तेमाल करता। उसकी गाड़ी पोर्टिको में खड़ी धूल खाती रहती। जब बेटियां छुट्टियों में घर आती तो गाड़ी की दुर्दशा देखकर आंसू बहाती। कहती, पापा ने इतने चाव से गाड़ी खरीदी थी, कार का ये हाल देखकर उन्हें कितना कष्ट होता। हालांकि ये सब उनके लिए देखने का नजरिया था। गाड़ी इतनी बुरी हालत में भी न रहती। सुबह ड्राइवर आकर उसकी झाड़ पोंछ करता, फिर उसे मंदिर लेकर जाता। वहां से लौटने पर अंशु को ऑफिस लेकर जाता। फिर दिन में अगर यामी को कहीं जाना होता तो ड्राइवर उसे लेकर जाता, फिर अंशु को ऑफिस से घर लाकर उसे मंदिर लेकर जाता। ऐसे में धूल वगैरह लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर बेटियों को ऐसा लगता कार की दुर्दशा हो रही है। ऐसे में अगर उसने भूल से यह कह दिया, अरे ऐसा भी नहीं है, ड्राइवर सफाई करता रहता है और अंशु को भी गाड़ी साफ करने का शौक है, जब तब वह भी गाड़ी की धुलाई सफाई करता रहता है, तब तो खैर नहीं। हम लोगों को क्या है, बस तुम्हारी दुर्गति नहीं देखी जाती। जानते हैं कि तुम यामी को बहुत प्यार करती हो। हम लोग भी यामी को बहुत प्यार करते हैं, पर अब वह पराई हो चुकी है और अंशु के नियंत्रण में रहती है। हाँ, अगर तुम्हें ही अपनी दुर्दशा नहीं दिखाई देती तो ठीक है। यह बात कानो कान होते हुए यामी और फिर अंशु तक पहुंच गई। उसके घर के सामने काफी खुली जगह थी, जहां लॉन के बाद बहुत सारे फलों के वृक्ष लगे थे और कुछ हिस्सा जंगली पेड़ लताओं से घिर जाता था, जिससे अक्सर साफ करना पड़ता था। अंशु ने उससे कहा, मम्मी आपकी गाड़ी पोर्टिको में खड़ी रहती है, लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। मैं सोचता हूँ पीछे का हिस्सा जो बेकार पड़ा है वहां मैं गैराज बनवा लूं और अपनी गाड़ी वहीं खड़ी किया करूं, और सोचता हूँ कि अब अपनी ही गाड़ी से ऑफिस जाया करूं। वह जगह वास्तव में किसी काम लायक न थी, अतः उसने हामी भर दी। उसे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात भीषण कलह का रूप धारण कर लेगी। पहले तो उसकी बड़ी बेटी ईशिता ने विरोध किया, क्या माँ, तुम भी यामी की सारी बात मान लेती हो? घर की वह जगह कितनी शांति देती थी, नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण। हम लोगों के बचपन की कितनी यादें जुड़ी हुई थी। उस जगह गैराज कितना खराब लग रहा है। वह बोली, अब कितना तुम लोग उस जगह पर बैठती हो, शायद ही कभी उस तरफ जाती भी हो। मुझे ही हर महीने उस जगह की सफाई करानी पड़ती है और महीने भर में ही फिर से झाड़ झंकाड़ उगाते हैं। अब कम से कम सफाई तो रहेगी। दूसरी लावण्या बेटी का फोन से भी विरोध का स्वर प्रकट हुआ। तुम्हारी गाड़ी तो अंशु यूज करता ही है, अब अपनी गाड़ी के लिए गैराज बनवाने का क्या मतलब है, जब जिंदगी भर घर जमाई ही बनना है। तीसरी बेटी आरुषि ने कहा, हम लोग भी छुट्टियों में घर आते हैं तो गाड़ी कब खाली होगी, इसके बारे में सोचना पड़ता है। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि एक एक गैराज बनवाकर उसमें एक एक गाड़ी रख देते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें ऐसा लगे कि हम लोग अपना अधिकार जमा रहे हैं। बात यही खत्म हो जाती तो भी बात थी। यामी ने भी उसे बातें सुनाने में कसर न छोड़ी। माँ, तुमसे पूछकर ही अंशु ने गैराज बनवाया था, तुम्हारी गाड़ी यूज कर रहे थे, तब भी दीदी लोगों को परेशानी थी, अब अपनी गाड़ी के लिए गैराज क्यों बनवाया? क्या धूप पानी में इतनी महंगी गाड़ी पड़ी रहने देते? पापा का बिजनेस संभालने के लिए अंशु दिन रात एक कर देते हैं, तुम्हारी देखभाल करते हैं, जिससे यह सिला मिल रहा है हम लोगों को। मैं कह दूंगी अंशु से कि कोई भी नौकरी ढूंढ लो और चलो यहाँ से, ये रोज रोज का अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा।
माँ, तुमको भी लगता होगा ना कि हम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, तभी तो दीदियों की बात का विरोध नहीं करती हो। और सच में यामी और अंशु ने जाने की तैयारी कर ली और मुश्किल से ही उन लोगों को मना सकी, क्योंकि उसे पता था कि चाहे जो हो, बिजनेस तो अंशु ने ही संभाल रखा है और वह अपने जीते जी बिजनेस बिखरते नहीं देख सकती थी। घर परिवार को तितर बितर होने से वह नहीं रोक सकी। बहनों का मनमुटाव आपस में बढ़ता ही गया और जल्दी ही घर का बंटवारा हो गया। सब ने अपने दो दो कमरे में ताले लगा दिए। बिजनेस में मुनाफे के बंटवारे की बात होने लगी और इन सब झगड़ों में वह पिसती रही। उसके पास अपना कहने को कोई कमरा न था। तीसरे ने तरस खाकर अपना एक कमरा रहने के लिए दे दिया। अपने ही घर में वह बेगानी हो चुकी थी। जिस कमरे में वह रहती उसमें अपना साझा अधिकार समझते। बच्चों की धमा चौकड़ी या मेहमान सभी के लिए वह कमरा सुलभ था। उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई थी। उस पर भी यामी के बच्चे अभी छोटे थे। उनके हाथों की खींची आड़ी तिरछी रेखाएं दीवार और फर्श को गंदा कर देती, जिसके कारण उसे तीसरी बेटी की बातें सुननी पड़ती। मैंने तुम्हें रहने के लिए कमरा दिया था माँ, पर तुम तो यामी के बच्चों को इतना लाड़ प्यार करती हो कि कुछ समझ में ही नहीं आता। उन्हें तुम जरा डांट नहीं सकती हो? मेरे बच्चे तो जरा सा गंदा घर कर देते थे तो तुम मुझे और मेरे बच्चों को कोई बात सुनाने से बाकी नहीं छोड़ती थी। वह उस कमरे में इतना तनाव में रहने लगी जैसे किसी दूसरे घर में रह रही हो। उसने धीरे से प्रस्ताव रखा कि मैं पूजा के कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। इतना बड़ा पूजा का कमरा है, उसके एक किनारे मेरा बेड डाल दो। वैसे भी मेरा अधिकतर समय पूजा पाठ में ही बीतता है। वैसे तो कौन उसका कितना ख्याल रखता है ये तो अलग चर्चा का विषय है, पर इस बार भी वही हुआ। तीनों ने मिलकर उसकी इतनी लानत बरामद की कि वे पूछो मत। वह लाचारी बेबसी से सबकी बात सुनती रही। कमरा तो कहने को उसने नहीं छोड़ा, पर अपने को अधिकतर पूजा गृह में कैद कर लिया। बेड पड़ जाता तो उसके शरीर को थोड़ा बहुत आराम मिल जाता, पर वह चटाई बिछाकर पूजा गृह के कोने में पूरा दिन काट देती। बस केवल रात को कुछ घंटे सोने के लिए ही कमरे में जाती। पर दुर्भाग्य ने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। तभी यामी की छोटी बेटी नानी नानी कहकर प्लेट में अंडा लेकर पूजा गृह में घुस आई। उसने यह सोचकर कि यह बात किसी के संज्ञान में ना आए, क्योंकि छुट्टियों में सारी बेटियां आई हुई थी, उससे प्लेट उठाकर जल्दी से सबकी नजर बचाकर बाहर रखना चाहा। पर बड़ी बेटी इशिता की नजर उस पर पड़ गई। वह बोली, वाह माँ वाह, इतना तो अपनी संतानों के साथ पक्षपात कोई भी माँ नहीं करती होगी। तुम तूलिका की अंडे की प्लेट रखने जा रही थी, तुम तो अंडा छूती तक नहीं। याद है जब वर्चस्व छोटा था और अंडा लेकर तुम्हारे कमरे में आ गया था तो तुमने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था और पूरे कमरे की धुलाई करवाई थी। अब तूलिका पूजा गृह में अंडा लेकर आ गई तो तुमने उसकी खुद प्लेट रखने जा रही हो। लावण्या बोली, क्या पता दीदी, हम लोगों के ना रहने पर वह रोज ही पूजा गृह में अंडे खाती हो। आरुषि ने कहा, और क्या, यह सब हम लोगों को दिखाने के लिए शायद किया जा रहा हो, क्या पता। यामी उनकी प्यारी बिटिया है और उनके बच्चे उनके प्यारे नाती नातिन। हम लोगों का घर तो पापा के बाद पराया हो गया है, अब यहाँ सब कुछ यामी का है। इसके बाद बोलने की बारी यामी की थी। क्या ऐसा मिल गया है मुझे जो तुम लोगों को नहीं मिला हो या ना मिला हो? हाँ, जिम्मेदारी और गालियां जरूर मिली हैं। अंशु दिन रात व्यापार में खटते हैं, मुनाफा चारों में बढ़ता है। माँ की बीमारी खाना सब मैं देखती हूँ और अधिकार सबका माँ के ऊपर है। ओहो, जरा हाल तो देखो, माँ बोझ लगने लगी है इसको। ऐसा क्या कर देती हो माँ के लिए? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करती, पर तुम लोगों से ज्यादा ही करती हूँ। माँ की वजह से रसोई में अंडा मीट वगैरह नहीं बनता, अलग जगह बना रखी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि रसोई में ही सब कुछ बनाओ ताकि तुम्हें भी कुछ माँ के लिए बनाना ही ना पड़े। सुन रही हो माँ, इतना लाड़ प्यार करती हो इसको और इसे तुम्हारा खाना भारी पड़ रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जिसके लिए तुम सबकी गालियां सुननी पड़े। कौन सुना रहा है गाली? और तुम्हारी वजह से हम लोगों की जो माँ हमसे छिन गई है वो? तो ले जाओ ना माँ को अपने साथ, कौन रोक रखा है? हाँ, अब क्यों नहीं ऐसी बात कहोगी? जब बच्चे छोटे थे तब माँ की जरूरत थी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो माँ की जरूरत नहीं रही। हम सब ने तो अकेले पाले हैं बच्चे। हाँ हाँ, अकेले पाले हैं, देखा है सब। क्या देखा है? बहुत जुबान चलने लगी है। और उसके बाद घर में जो महाभारत शुरू हुआ, उसमें बेटियों के पति भी कूद पड़े। उसे केवल चिल्लाहट और शोरगुल की आवाज सुनाई दे रही थी। उन लोगों के बीच का संभाषण उस चिल्लाहट के बीच में कहीं दबकर रह गया था। उसने पूरी शक्ति लगाकर कहा, चुप! पर उसकी आवाज किसके कानों को सुनाई देती। खैर, उस महाभारत का अंत यह हुआ कि किसी ने खाना नहीं खाया। सभी लोग भूखे पेट अपने अपने कमरों में सो गए। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वह उसी मनस्थिति में अपने कुछ कपड़े एक बैग में रखकर, कुछ रुपए और एटीएम लेकर घर से निकल पड़ी। उसे कुछ याद नहीं। घर के बाहर आकर उसने रिक्शा किया और स्टेशन आ गई। सामने यह ट्रेन खड़ी थी और बिना उसका गंतव्य जाने वह उसमें बैठ गई। कि कब वह गहरी नींद में सो गई उसे खुद पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह वर्षों से थकी हो और जगी हो। वो तो टीटी के जगाने से उसकी नींद खुली और सारी बातें याद आने लगी। उसके पति कभी किसी अन्य बहू बेटे का दुर्व्यवहार सुनकर आते तो कहते, हम लोग इसमें भी बहुत लकी हैं कि हमें बेटे बहू का दुर्व्यवहार नहीं झेलना पड़ेगा। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं, वे हमेशा अपने माँ बाप को प्यार करती हैं। लेकिन अब उसे पता चल गया
कि चाहे बेटा हो या बेटी, जब स्वार्थ आपस में टकराते हैं तो रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है। सामने पोस्टर दिखाई दे रहा था, बेटा बेटी एक समान, समान शिक्षा समान अवसर। वह सोचती है, सच ही तो है, और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आती है। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी बेटियों का घर। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगी किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।